की बात करूं, ठीक है, अब मैं किसी मोहल्ले में एंटर होता हूं तो ये चीज होती है जी, वहां पे ऐसे मकान होते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी सोसाइटी में या किसी मोहल्ले में एंटर करूं तो मान के चलो यहाँ पे जो मकान नंबर है वो 200 है, ठीक है, यहाँ पे जो मकान नंबर है वो 201 है, ठीक है, यहाँ पे जो मकान नंबर है कहता है वो 202 है, यहाँ पे जो मकान नंबर है कहता है वो 203 है, मतलब एक सीरियल में होते हैं, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अगर मैंने मान के चलो मैंने बोला जी मुझे एरे का साइज 10 देना है, तो एरे का साइज 10 देने का मतलब क्या है कि मैं मेमोरी ले रहा हूं रैम के अंदर ये 10 मेमोरी, यानी कि मुझे 10 बाइट्स दे दे, ठीक है, जितनी भी मैं मेमोरी उसकी एलोकेट कर रहा हूं, कहता है वो मुझे मेमोरी दे दे। वो डिपेंड करता है कि आपका एरे किस तरह का है, एरे इंट का है, एरे स्ट्रिंग का है, ठीक है जी, एरे आपका करेक्टर का है, वो डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है जी। आर्किटेक्ट ये कभी ये श्योर नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में लिखा हुआ है इंटीजर 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है, ये डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है जी। आपका आर्किटेक्चर क्या है, वो 2 बाइट्स का है, वो 4 बाइट का है, वो या वो 8 बाइट इंटीजर को एलोकेट करता है, तो ये हमेशा याद रखना है। लेकिन बुक्स में लिखा रहता है कि नॉर्मली 4 बाइट, हाँ नॉर्मली 4 बाइट होता है, लेकिन हाँ टोटली डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर कि इंटीजर कितना सही ले रहा है, करेक्टर कितना सही ले रहा है, डबल कितना सही ले रहा है, फ्लोट कितना सही ले रहा है, लॉन्ग कितना सही ले रहा है। दिस थिंग्स आर टोटली डिपेंड अपॉन द आर्किटेक्चर टू द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक की बात करूं, जस्ट एक एग्जांपल मैक की बात करूं, तो हो सकता है वहां पे इंट का जो साइज हो वो 8 बाइट का हो, ठीक है। अगर मैं विंडोज की बात कर रहा हूं तो हो सकता है वहां पे जो इंट का साइज हो वो 4 बाइट हो, लिनक्स की बात कर रहा हूं तो वहां पे भी शायद 4 बाइट हो। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, तो ये चीज तो अपने को क्लियर होगी। तो कहता जी अब कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी में सबसे पहली दिक्कत ही यही आती है कि हमें पता नहीं होता कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी क्या है। कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी का मतलब क्या है, अगर मैंने मान के चलो मैंने बोला जी मुझे एक एरे एलोकेट कर दो जिसका साइज 10 का होगा, तो मान के चलो जो मेरा आर्किटेक्चर है वो मैंने इंट का एरे डिफाइन किया, और जो मेरा आर्किटेक्चर है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है जी, 4 बाइट से लेता है इंटीजर को स्टोर करने के लिए। तो उसने मुझे क्या किया, 10 into 40 यानी कि 40 बाइट्स, ठीक है जी, 40 बाइट्स की एक कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी एलोकेट कर दी। कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी का मतलब 1 के बाद दूसरी, ठीक है जी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी एंड अप टू 10, एक सीरियल ऑर्डर में, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। तो पॉइंटर केस में उल्टा है, वो हम पॉइंटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहता है उसने मुझे ऐसे करके एक कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी एलोकेट कर दी कि भैया ये लो अपनी कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी, ठीक है जी, 40 बाइट का एक टुकड़ा, जस्ट लाइक है 40 बाइट की एक स्लाइस मुझे एलोकेट कर दी, जहां पे मैं अपना डेटा क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। तो कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी का मतलब ये है कि एरे स्टोर द डेटा इनटू द कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी। तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, और पांचवी के बाद छठी, छठी के बाद एंड सो ऑन अप टू 10, ठीक है जी। ये मतलब हो गया कॉन्जेक्यूटिव मेमोरी का। अब दूसरी बात होती है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस डेटा टाइप का मतलब क्या है, सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब क्या है, अगर मैंने इंट के लिए ये मेमोरी रिजर्व की है ना तो सिर्फ इंट आ सकता है, अगर मैंने करेक्टर के लिए मेमोरी रिजर्व की है तो ये सिर्फ करेक्टर लेगा, अगर मैंने फ्लोट के लिए मेमोरी रिजर्व की है तो ये फ्लोट के लिए होगा। यानी कि अगर ये मकान, ये सोसाइटी, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सोसाइटी की बात करूं, अगर ये सोसाइटी एक्स वाई जेड है तो ये सिर्फ इसमें वही लोग रह सकते हैं जो एक्स वाई जेड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो ये आर्मी सोसाइटी है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस आर्मी सोसाइटी, तो इसमें सिर्फ आर्मी के लोग आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये पुलिस सोसाइटी है तो इसमें सिर्फ पुलिस के लोग आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये बैंक वालों की सोसाइटी है तो इसमें सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो बैंक के हैं, लाइक दिस होमोजीनियस, ठीक है ना। तो होमोजीनियस का मतलब सेम डेटा टाइप। तो ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन। होमोजीनियस मीन द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप, हेट्रोजीनियस मीन द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक योर स्ट्रक्चर, ठीक है जी, लाइक योर स्ट्रक्चर। ओके सर, ये भी क्लियर हो गया। कॉन्जेक्यूटिव मैं थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूँ ये क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कॉन्जेक्यूटिव भी क्लियर हो गया, तो सर हमें ये भी क्लियर हो गया कि ओके कितने बाइट हो गए तो कितने ये रिजर्व होगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आता है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ड्राइव्ड डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकता है। ड्राइव्ड डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पॉइंटर्स है, ठीक है, ये उनको भी स्टोर कर सकता है,
ऐसी बात नहीं है, दे कैन स्टोर योर ड्राइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है जी। उसके बाद आता है एक तो 1D एरे होता है, ठीक है जी, 1D एरे, ठीक है। अब एक होता है 2D एरे, तो इसमें 90% बंदों को कंफ्यूजन रहती है। एक होता है मल्टी डिमेंशनल एरे, ठीक है। तो आज मैं 5 मिनट लगा के आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एरे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1D एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी डिमेंशनल एरे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं 1D एरे की, ठीक है जी। 1D एरे का मतलब क्या है, लाइक दिस, ठीक है जी, लाइक दिस कंटिन्यूस मेमोरी है, ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं बात करूं जस्ट लाइक दिस वन, ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूं। तो 10 रुपए है, दूसरी आइटम का 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है। दिस वन इज वन डिमेंशनल एरे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, ठीक है जी, तो बीटेक है, एमटेक है, ठीक है जी, पीएचडी है, ठीक है जी, पीजीडीएसटी है, ठीक है जी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। तो ये होगी आपकी वन डिमेंशनल एरे, ठीक है जी, वन डिमेंशनल एरे लाइक ए लिस्ट, ठीक है, लाइक ए लिस्ट। तो मतलब ये अगर मैं इस पूरे आइटम की बात करूं तो दिस वुड बी कंसीडर एज ए वन डिमेंशनल एरे, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज द प्राइस ओनली, दैट्स इट। मुझे नहीं पता किसका प्राइस है, लेकिन मेरे पास प्राइस है। मेरे पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता किसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। आई डोंट नो, मेरे पास एक कंसेक्यूटिव डाटा आ गया, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। अब बात करते हैं 2D एरे की। 2D एरे को जब भी आपने रिप्रेजेंट करना है तो वो रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट होगा, जिसको आप मैथमेटिक्स की भाषा में मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है जी। अगर मैं मशीन लर्निंग की दुनिया की बात करूं, ठीक है, तो मैक्सिमम डेटा जो मेरे पास होता है, जो आपने सुन रखा है आजकल मशीन लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम डेटा होता है वो आपका इस फॉर्मेट में होता है, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, ठीक है जी, रोज और कॉलम की फॉर्मेट में। लेकिन सर ये होता कैसे है, दिखता कैसे है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए एक डेटा ले रहा हूं, उस डेटे का नाम है प्रोडक्ट, ठीक है जी, प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे डे ले रहा हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है जी। अब यहां पे मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, टोमेटो, अनियन, ठीक है जी, कैबेज, ठीक है जी। लो जी, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं क्योंकि बाद में अपने को दिक्कत आएगी, ठीक है जी। टोमेटो, ठीक है, टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर अनियन, सी फॉर कैबेज, ठीक है जी। एंड फॉर एग्जांपल वन मोर वेजिटेबल दैट यू कैन कंसीडर, कैप्सिकम, ठीक है जी, ओके। चलो जी, तो ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास डेटा है, रोज और कॉलम की फॉर्मेट में मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब ये डेटा है, ठीक है जी। अब ये जो डेटा है ये 2D डेटा है, ठीक है जी। दिस वन इज ए 2D डेटा, लो जी, दिस वन इज ए 2D डेटा। अब कहता 2D डेटा होता कैसा है, ये ऐसे ही होता है जी, रोज और कॉलम में। तो यहां पे मैं रैंडमली प्राइस डाल रहा हूं, ठीक है जी, रैंडमली प्राइस डाल रहा हूं, कुछ भी प्राइस है, ठीक है जी, कुछ भी प्राइस है तो मैं रैंडमली प्राइस डाल रहा हूं, ठीक है जी। 2 मिनट बस, ओके। तो ये अपना जो डेटा होगा, दिस दिस इज कॉल्ड 2D डेटा, टू डायमेंशंस, जिसमें रोज और कॉलम है। अच्छा, अब मैं अगर इस प्राइस की बात कर रहा हूं, आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट दिस प्राइस। तो ये 40 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जो 40 है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 40 डिपेंड करता है वेडनेसडे एंड दिस अनियन कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ओके, टेल मी द प्राइस ऑफ, टेल मी द प्राइस ऑफ अनियन ऑन वेडनेसडे, ठीक है जी, या ऑन ट्यूसडे। तो दिस वैल्यू whatever the value is, that is belongs to these two columns, these two column, row and this column, ठीक है जी। यानी कि दिस वन इज ए 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि टेल मी द प्राइस ऑफ कैप्सिकम ऑन थर्सडे, ठीक है, तो थर्सडे को कैप्सिकम का प्राइस क्या है जी, थर्सडे को कैप्सिकम का प्राइस ये है, दिस वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन दिस रो एंड दिस कॉलम, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड 2D। अब जब इसको रिप्रेजेंट करते हो तो रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हो, नॉर्मली m into n, है ना, जब हम बात करते हैं। तो दिस फर्स्ट m डिफाइन द रोज, दिस डिफाइन द कॉलम्स। तो दिस वन इज द, you know, this one is the
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 2D डेटा इनटू द रोज एंड कॉलम। तो 2D डेटा की अगर मैं व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट 2D डेटा एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट रोज एंड कॉलम्स। So this data represent the rows and column. Every value depends upon the two factors. Every value depends upon the two. Whatever value that you want to pick, you can pick it out. Okay. So this one value, this one is depend upon the Monday and capsicum. तो इस रो के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। तो this one is the 2D data. Now I think you guys clear about what exactly the example of the 2D data, how you can represent the 2D data. ठीक है। तो मशीन लर्निंग की अगर मैं दुनिया में बात करूंगा, डेटा एनालिसिस की अगर मैं दुनिया में बात करूंगा, तो मेरे पास डेटा 2D में होगा या मेरे पास डेटा मल्टी डायमेंशन में होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की, जिसमें रोज एंड कॉलम एंड देन द डायमेंशन। someone gonna to ask some question? Okay, so let's suppose this whole entire rows and column that belong to one dimension and that is the Delhi. Okay, Delhi. ठीक है जी। Now I am making one more table like this. ठीक है जी, मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, सेम exactly same। ठीक है जी, exactly same. Now you guys will get more clarity about what exactly the meaning of the multi-dimension data, क्योंकि बंदे आते हैं मेरे पास, मशीन लर्निंग करवा दो सर, लेकिन उनको ये बेसिक्स नहीं पता होते कि 2D डेटा क्या है, 3D डेटा क्या है, क्योंकि जब तक आपको डेटा के साथ खेलना नहीं आएगा, यू कैन नॉट डू दी मशीन लर्निंग। याद रखना मेरी बात, ठीक है जी। ओके, सेम। तो ऐसे कहता है दिस डायमेंशन बिलोंग्स टू पुणे। ठीक है जी, सेम आई एम मेकिंग वन मोर टेबल, वन मोर रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी, सेम बना रहा हूं। ठीक है जी, एंड दिस डायमेंशन इज बिलोंग्स टू दी पंजाब। लो जी, तो कहता है ये मेरा क्या हो गया, m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन, यानी कि रोज, कॉलम्स एंड डायमेंशन। कितनी डायमेंशन है इसमें, 3 डायमेंशंस आर देयर। ठीक है जी, 3 डायमेंशंस आर देयर। तो कहता है ये क्या डिपेंड करता है, ये क्या डिपेंड करता है, कहता है दिल्ली। अच्छा जी, कहता मुझे बताओ दिल्ली का मंडे को, ठीक है जी, मंडे को कैप्सिकम का प्राइस क्या है। लो जी, तो कहता है दिल्ली का मंडे को कैप्सिकम प्राइस क्या है, 18 है। ठीक है जी, 18 है, यानी कि 18 रुपए। तो यानी कि जो भी वैल्यू है, जो भी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज हियर भी कोई वैल्यू है 20, यहां पे भी वैल्यूज हैं 30, तो कहता जो भी वैल्यू है वो 3 डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। वन इज तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। कहता अगर मैं ये 18 उठा रहा हूं तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कहता सर जी ये डिपेंड कर रही है मंडे कैप्सिकम प्राइस 18 रुपीज एट दिल्ली, कि सर ये दिल्ली का प्राइस है, दिल्ली का मंडे का कैप्सिकम का प्राइस बताओ जी, 18 रुपए है सर। ओके ओके, टेल मी द पुणे अनियन प्राइस ऑन ट्यूसडे, कहता सर दैट इज द 20। तो ये जो 20 मैं वैल्यू उठा करके लेके आया हूं, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वन इज डायमेंशन, ठीक है जी, उसके बाद कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है। ठीक है जी, तो ये 20 वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन दीज 3 फैक्टर्स। ठीक है ना, क्योंकि ये 3D एरे है। 4D होता तो ये वैल्यू 4D पे डिपेंड करती। ठीक है, मान के चलो ये दिल्ली का टेम्परेचर है, ठीक है जी, ये पुणे का टेम्परेचर है, ठीक है जी, ये आपका पंजाब का टेम्परेचर है। तो ये जो वैल्यू मैं 20 उठा रहा हूं, तो कहता सर ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री है तो कहता है इसका प्राइस जो जाता है वो 20 जाता है। So this concept is called the multi-dimensional array. 1D array just like a list, 2D array in the form of the rows and column, multi-dimensional array जो 3D array और 4D array whatever that you see right now that depend upon the 4 factors. ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूं तो ये इस डायमेंशन के, ठीक है जी, यानी कि पुणे के अंदर ट्यूसडे को अनियन का प्राइस क्या था और उस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर था वो क्या था। ठीक है जी, तो दिस वन इज द वे टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द multi-dimensional array, 2-dimensional array and 1-dimensional array. This one is the important factor in the context of the machine learning, very important. Now you guys are very much clear about this, what exactly the difference between 1D, 2D and 3D. अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो you can explain this example in great detail. तो I can bet सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाएगा कि यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द डेटा, हाउ यू कैन टैकल द डेटा, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं बिना डेटा के आप कर नहीं सकते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। I think now the picture is clear to everyone. If anyone having any doubt before proceed further, do let me know. हाँ जी, अगर किसी को कोई डाउट है just raise your hands so that I can take your question.
ओके गुड। हाँ जी, अगर आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, उपासना जी, ऋषिका जी, ओके चलो। The next is, now you understand it, the types of array very in great detail, how exactly the memory is stored. The memory in the case of the array that will be stored into the consecutive memory. It doesn't matter the array is 2D, it doesn't matter the array is 3D. In the both of the cases, the memory will be stored in the consecutive manner. Keep this point into the mind. Okay, consecutive mean one after another, one after another, one after another, one after another. Okay, for example, if I say the 2D array 3 rows into 3 into 4, 3 into 4 mean I am talking about 12 consecutive memory locations. So 12 consecutive memory location will be allocated. So total memory will be allocated 12 into 44. If I talking about the 4 byte, then 12 into 4, that is I suppose 48. 48 bytes will be stored, will be allocated consecutively. It doesn't matter that array is 2-dimensional, array is 3-dimensional, or array is 4-dimensional. Okay, so it's totally depend upon whatever the size that you are defining at the time of declaration of the array. Okay, so now I am moving further. So single dimensional array, how you can define the single dimensional array? The representation like this, data type, okay, data type, and the name, whatever the name that you want to define. Let's suppose I want to define a data array, that is the student, and what exactly the size that you want to define. So जो मेरा size है, that size is 10. Okay, the size is 10. For example, you want to define a array int price, okay, int price and 10. So what is the meaning of this? It's mean that you are storing 10 consecutive memory location, and by default the integer take 4 bytes in my architecture. So how many bytes will be allocated? 4 into 10, that's mean 40 bytes will be allocated consecutively. So you will get a memory of 48 bytes, consecutive memory of 48 bytes. What exactly meaning consecutive? One after another, one after another. And by default, keep this point into the mind always. By default, the starting index is always 0 in the context of the array. Whatever programming language that you are learning, the by default the starting index is always 0. हमेशा 0 रहेगा starting index, हमेशा याद रखना. Indexing will always be 0. तो ये अपने माइंड में चाहे इसको रट्टा लगा के रख लो, चाहे इसको क्रैम करके रख लो, that's your part. तो स्टार्टिंग जब भी होगी एरे की तो वो 0 से होगी, और इस 0 को क्या बोलेंगे हम? इंडेक्स बोलेंगे. So this one is the index, starting index of the array. So always the starting memory, the index, not memory, the starting index is always 0. ठीक है, आपको इसका साइज देखना है तो साइज ऑफ ऑपरेटर इज देयर, यू कैन पास this price over here and you will get this size. That your part, you can do the experiment for the same. तो मैंने आपको बता दिया how you can check it out with the help of size of. ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका साइज क्या है, इंटीजर साइज क्या लेता है. आप सिंपली ऐसे लिखोगे सी आउट ऑफ साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर, एंड यू हैव टू पास दिस इंट. You will get what exactly the size of your architecture take to store the integer data. ठीक है जी, तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर अपने पास है जिसकी बदौलत आप चेक कर सकते हो कि आपके आर्किटेक्चर में इंटीजर का साइज कितना है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द सिंगल डायमेंशनल एरे, एंड कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड व्हेनेवर you are handling the single dimensional array. The starting index is always 0. This one is the index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, because I can process data with the help of these indexes as well. And apart from that, I can process the data with the help of the memory addresses. Yes, you can perform both of the operations simultaneously. We will see this concept whenever we will do the pointer concept. Okay, whenever we move to the pointer concept, we will see how you can process the array with the help of the memory addresses. Yes, you can do it. Choice is again here. If you are comfortable with the indexing, go with the indexing. If you are comfortable with the memory addresses, go with the memory addresses. But for this point of time, we will do with the help of the indexing. ठीक है जी, ये मैं थोड़ी चीजें जल्दी बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि ये आपने पढ़ रखी हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि ये आपने सब कुछ पढ़ रखा है बचपन में, आपने थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, इवन थ्रू आउट द एंटायर बीटेक और एंटायर एमसीए. ओके, सो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग ए वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है जी, मार्क्स का मैं एक एरे ले रहा हूं और मार्क्स के एरे में मैंने 5 उसका साइज दे दिया. तो 5 साइज देने का मतलब
मैंने एक मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक है जी, जिसके अंदर 5 बाइट्स मैंने रिजर्व कर दिए, और मेरे को पता है स्टार्टिंग इंडेक्स इज ऑलवेज 0। ये तो अपने दिमाग में बिठा लो। तो 0 का मतलब क्या है? अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं तो 0 to 4 की बात कर रहा हूं। 0 to 4 मतलब इसका मतलब कि मैं 5 वैल्यूज की बात कर रहा हूं। तो ये सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसमें मार्क्स दे रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है जी। तो ये 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू पड़ी है, 1 पे 20 पड़ी है, 2 पे 30 पड़ी है, 3 पे 40 पड़ी है और 4 पे 50 पड़ी है। तो ये वैल्यूज मैंने एलोकेट कर दी, ठीक है। तो आप कैसे कैसे वैल्यूज एलोकेट कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हो एरे की, तो थोड़ा वो देखते हैं। इंट, ठीक है जी, लेट्स सपोज मार्क्स, ठीक है, इसका साइज is 5, this is the one way with the help of this one that you can give the memory, ठीक है जी, आप ऐसे मेमोरी दे सकते हो, this is the one way। ओके, सेकंड वे जिसमें आप कोई साइज नहीं दे रहे, ठीक है जी, आपको साइज नहीं दे रहे, आपको जितना चाहिए उतनी वैल्यूज दे दो। 3 चाहिए 3 दे दो, 5 चाहिए 5 दे दो, 6 चाहिए 6 दे दो, ठीक है। फ्लोट का अगर आपको एलोकेट करना है तो यू कैन डू द सेम थिंग, फ्लोट, ठीक है जी, फ्लोट मार्क्स, ठीक है जी, दिस वन। तो यू कैन एलोकेट मेमोरीज लाइक दिस। तो ये चॉइसेस अगेन योर, आप करेक्टर का ले रहे हो, फ्लोट का ले रहे हो, ठीक है, इंट का ले रहे हो, डबल का ले रहे हो, वो आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। अब एंटर करने के दो तरीके हैं डेटा, ठीक है जी। वन वे, लेट्स सपोज यू एलोकेटेड एरे इंट m, ठीक है जी, 5, ठीक है जी, आपने एक एरे डिफाइन किया 5 का जिसका साइज 5 है। तो वन वे, m ऑफ 0 आप वैल्यू एंटर कर दो, m ऑफ 1 आप वैल्यू एंटर कर दो, m ऑफ 2 आप वैल्यू एंटर कर दो। दिस इज द वन वे, ठीक है जी। आप 0 इंडेक्स पे 10 डाल रहे हो, 1 इंडेक्स पे 20 डाल रहे हो, 2 इंडेक्स पे 30 डाल रहे हो, तो दिस वन इज द वन वे। लेकिन ये कन्वीनियंट वे नहीं है, इसको हम कन्वीनियंट वे नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। तो जो आसान वे है और सही वे है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो मैंने आपको क्या बोला था कि लूप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी कंडीशन स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमें सिर्फ उसके ऊपर मसाला लगाना है। तो अब यहां पे जो काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लूप्स ही हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लूप्स हो रहा है। तो द वे हाउ यू कैन एंटर द आइटम्स इनटू ए एरे, फॉर एग्जांपल 4 int I is equal to 0, I less than 5, I plus plus, ठीक है जी। अगर मेरा m का साइज लेट सपोज 5 है, ठीक है, तो मैं लेस देन 5 तक चलाऊंगा 0 से चालू करके। तो आप 1 से चालू करके लेस देन इक्वल टू 5 तक भी चला सकते हो। तो वेरी सिंपल। तो मैं एक मैसेज दे रहा हूं सी आउट ऑफ एंटर वैल्यू। तो आप वैल्यू मांग रहा है और सी इन की बदौलत मैं वैल्यू किस में एंटर कर रहा हूं, मार्क्स ऑफ आई, दैट्स इट। So this one is the way, very simple way, very easy way, very convenient way with the help of for loop. And same thing that you can display the item, you can display the item on the screen, ठीक है जी। तो choices again your कि आपको कैसे करना है। तो मैं इसका फटाफट से एक बार आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं, how you can read the value from user, how you can display the value on the screen before after processing value from the user। Okay, so little fast, what happened, okay, so मैं यहाँ पे इसको अब कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है जी। ओके, सो मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ, इंट नाम का एरे मार्क्स का, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ 5 वैल्यूज ही ले रहा हूँ, ठीक है जी, 5 वैल्यूज ही ले रहा हूँ। तो उसके बाद मैं 5 तक इसको चला रहा हूँ लेस देन 5, ठीक है जी। अब मैं वैल्यू मांग रहा हूँ सी आउट ऑफ एंटर वैल्यूज, ठीक है जी, या एंटर वैल्यू, और यू कैन से एंटर दिस वैल्यू। तो थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टेड सा बनाते हैं, ठीक है, एंटर आइटम ऑन दिस इंडेक्स, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको मैंने इंटरेस्टेड बना दिया। तो उसके बाद अपने को पता है सी इन की बदौलत हम मांग सकते हैं, ठीक है जी, सी इन, लेकिन डालनी किस में है, डालनी मार्क्स के अंदर, कौन से इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे, ठीक है जी। आई क्या होगा, सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड सो ऑन। सेम चीज कहता है मैं प्रिंटिंग कर रहा हूं, कंट्रोल सी, ठीक है जी, कंट्रोल वी। तो सी आउट आइटम ऑन इंडेक्स ऑफ, ठीक है जी, आइटम ऑन इंडेक्स ऑफ
आप थोड़ा सा इसको और स्मार्ट बना देते हैं, दिस वन, ठीक है जी, मार्क्स ऑफ आई, दैट्स इट। और इसके एंड में हम लगा देते हैं एंड एल, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्मार्ट बना दिया। तो देखते हैं, अभी पहले तो हम वैल्यू ले रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। अभी मैं इसको बताता हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी मैं क्लियर करता हूं, एक बार इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। cmd e++ test.cpp, ठीक है जी। थोड़ा सा टाइम लेगा चलने में, कोई बात नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ एंटर आइटम ऑन 0th इंडेक्स। तो मैं जो सबसे पहले एंटर कर रहा हूं वो 12 कर रहा हूं। 1 इंडेक्स कहता मैं 22 कर रहा हूं। 3 इंडेक्स 44 कर रहा हूं। ऑन इंडेक्स 3 मैं कर रहा हूं 55, ठीक है जो ऑन इंडेक्स 4 मैं कर रहा हूं 55 और यू कैन से 66। लो जी, सो यू कैन चेक इट आउट, आइटम ऑन इंडेक्स, ओके। सो आई थिंक वी डिड ए मिस्टेक, यस हमने मिस्टेक किया है। हमने क्या किया है, यहां पे कोट्स को बंद नहीं किया, ठीक है, तो हमने यहां पे कोट्स को बंद कर दिया, वो एज ए स्ट्रिंग ले रहा है इसको। तो एक बार दोबारा से चलाते हैं। थोड़ी सी अगर मैं ऐसी मिस्टेक करूं तो प्लीज एक बार आप मुझे बीच में रोक दिया करो, क्योंकि मैं ज्यादा काम पाइथन पे करता हूं तो आदत कुछ वैसी बनी हुई है। ओके, तो इंडेक्स पे लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40। नाउ यू कैन चेक, ठीक है, आइटम ऑन 0th इंडेक्स दैट इज द 10, आइटम ऑन इंडेक्स 1 दैट इज द 20, आइटम ऑन इंडेक्स 2 दैट इज द 30, आइटम ऑन इंडेक्स 3 दैट इज द 40, आइटम ऑन इंडेक्स 4 दैट इज द 0। आई थिंक वी डिड ए मिस्टेक ओवर हियर, हमने स्लैश डाल दिया था, उसकी वजह से वो 0 ले रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है, एक बार इसको फिर से साफ करके मैं आपको चला करके दिखाता हूं। तो 1 2 3 4 5, नाउ यू कैन चेक आइटम ऑन इंडेक्स 0 दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये तरीका है, इस पे ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करते आउटपुट के ऊपर। तो ये तरीका है हाउ यू कैन टेक द वैल्यूज, हाउ यू कैन इंसर्ट द वैल्यू इनटू दिस एरे एंड हाउ यू कैन डिस्प्ले द वैल्यू फ्रॉम दिस एरे। आप इस एरे में से वैल्यू कैसे दिखा सकते हो और इस वैल्यू एरेस में वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज द परफेक्ट वे। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस लूप, फॉर लूप, फॉर डिस्प्लेइंग, ठीक है जी, फॉर डिस्प्लेइंग एंड फॉर इंसर्टिंग द डाटा इनटू द एरे। तो अगर इसमें कोई डाउट है किसी को भी तो प्लीज डू लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर, क्योंकि ये चीजें मैंने थोड़ी जल्दबाजी में कवर की हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। तो आई मैं ये मान के चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये आती है। अगर फिर भी किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मेरे से पूछ लो, सो दैट हम आगे थोड़ा सा बढ़े, थोड़ा सा कोड हम इसमें आगे बनाए। हाँ जी प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर ये प्रोग्राम एक बार दोबारा बता दीजिए। ये वाला डिस्प्लेइंग वाला, यस सर, ये वाला। ओके। तो इससे पहले किसी और को कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता दो, मैं एक ही बार में फिर सारे सोल्व कर दूंगा। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी, किसी और का कोई है डाउट और क्वेश्चन, प्लीज मेरे को एक बार बता दीजिए। चलो ठीक है, गुड, ओके। तो आपका ये डाउट है कि सर एक बार ये कोड दोबारा बता दीजिए, कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे डिफाइन किया। जब मैंने एरे डिफाइन किया तो ये चीज बन के आई मेरे पास 0 1 2 3 4, ठीक है जी। तो ये मेरे पास लोकेशंस बन के आ गई। तो इसका नाम है मार्क्स, ठीक है जी। तो ये लोकेशन है। अब क्वेश्चन है कि इसमें हमने डेटा डालना है, तो मेरे को पता है ये कॉन्सेक्यूटिव है, ठीक है ना, कॉन्सेक्यूटिव है। वन वे डेटा इंसर्ट करने का क्या है, m ऑफ 0, तो आप सीधा डाल सकते हो। m ऑफ 1, ठीक है, आप डालते जाओ। m ऑफ 3 आप डालते जाओ। तो एक तरीका ये है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? अगर ये इसका साइज 100 होता तो आप कब कब तक लिखते, 100 तक लिखते। नो, दैट इज नॉट परफेक्ट वे। तो अनदर वे क्या है कि मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर सकूं। तो अनदर वे ये है कि अगर इसमें डेटा इंसर्ट करना है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये चीज कॉन्सेक्यूटिव है, यानी कि मुझे एक लूप चलानी पड़ेगी, ठीक है। वो लूप कहां से कहां तक चालू होगी, वो 0 से लेकर के, ठीक है जी, 0 से लेकर के 5 तक चलेगी, यहां आप लगा के चलो 4 तक वो चलेगी, ठीक है ना। तो अब कहता है इसका नाम क्या है, मार्क्स है। तो कहता है मार्क्स ऑफ आई,
तो i की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 0, तो कहता है यहां पे वैल्यू ऐड कर दे। अब i की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये कहता है 1 लोकेशन पे वैल्यू एंटर कर दे। अब i की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 लोकेशन पे वैल्यू एंटर कर दे। तो ऐसे करते करते ये इसके अंदर वैल्यू ऐड करता जाएगा। तो ये लूप क्या करेगी, ये कुछ नहीं करेगी, एंटर आइटम, ठीक है जी, आइटम एंटर करवाएगी। तो वो जो आप आइटम करोगे पकड़ोगे वो कहां पे जाएगी, वो मार्क्स के अंदर जाएगी, तो वो मार्क्स के अंदर चलेगी, यानी कि मार्क्स ऑफ आई। तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको लिखूं तो मार्क्स ऑफ 0, तो 0 पे जो वैल्यू दी, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 10 दिया, वो 0th लोकेशन पे 10 चलेगी। आपने अगली वैल्यू 20 दी, तो वो 21 लोकेशन के ऊपर 20 चलेगी, क्योंकि यहां पे वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमने वैल्यूज ऐसे करके उसमें इंसर्ट कर दी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, तो सेम फंडा है। तो सेम फंडा है, डिस्प्ले करवाने के लिए अपने पास क्या है, सी आउट है। तो सी आउट ऑफ मार्क्स ऑफ 0, तो कहता जो 0 पे वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले कर दे। फिर आई की वैल्यू बदलेगी 1 हो जाएगी, तो कहता जो 1 पे वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले कर दे। फिर 2 पे जो पड़ी है उसको डिस्प्ले कर दे, 3 पे जो पड़ी है उसको डिस्प्ले कर दे, 4 पे जो पड़ी है उसको डिस्प्ले कर दे। तो ये कहता फंडा है इसको करने का, ठीक है। तो हम जितने भी एरे के प्रोग्राम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज लूप्स ही करेंगे, चाहे वो 2D एरे है, चाहे वो 3D एरे है, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल एरे है, चाहे कोई भी एरे है, ठीक है जी। तो आई थिंक, आई होप आई गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हाँ जी, किसने पूछा था ये क्वेश्चन मेरे से? यस सर। ओके, नाउ सर आई मैंने थिंक पूछा था। डाउट। ओके ओके, यस चलो सर। ठीक है, गुड 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 गुड। तो ये थोड़ी सी चीज है यार, ये आप करके आए हो अपने थर्ड सेमेस्टर में भी, आई सपोज फोर्थ में भी, और आई सपोज फिफ्थ में भी आपने शायद कहीं ना कहीं की होगी। चलो अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए अभी के लिए 5 मिनट के लिए, 5 तो ज्यादा हो गए, तो आपके लिए 3 मिनट है। तो 3 मिनट में आपको एक प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ एन एरे। एरे की एवरेज फाइंड आउट करनी है। इसमें दो चीजें हैं, आपने सम भी करना है पहले, फिर उसके बाद एवरेज भी फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास 11:09 हुए हैं, मैं आपके पास 11:12 तक आ रहा हूं। तो योर क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ एन एरे, ठीक है जी। इन द मीन वाइल किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग दीज एरेज, क्योंकि ये मैंने थोड़े जल्दी में कवर किए हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी जिनका डाउट नहीं है, they are supposed to write a code, write a program to find the average of an array, ठीक है जी। तो अब मैं आपके पास 11-12 पे आ रहा हूं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके ही और शी कैन आस्क मी क्वेश्चन।
हाँ जी हाँ जी, हो गया। हाँ जी प्लीज। हाँ जी हो गया, प्लीज रेज योर हैंड जिन्हों का हो गया। प्लीज रेज योर हैंड्स जिनका हो गया। ओके गुड। बाकियों का सिर्फ एक ही पर्सन का हुआ है, पूजा जी का, बस बाकी किसी का नहीं हुआ। वाइट वाला पेन चाहिए, वो माने का है, कोई वाइट वाला, कोई सा भी। हाँ जी प्लीज। हाँ ये वाला बोला था मैंने तो। हाँ जी ओनली पूजा। ओके गुड पूजा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो ये प्रोग्राम है, एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने 5 सब्जेक्ट्स से मार्क्स ले लिए, जो हमने ये ले लिए हैं, ठीक है। अब कहता है जब इसकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यू, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो यही है एवरेज निकालने का तरीका, कि पहले अपने को सम करना है, ठीक है, जितनी भी आइटम्स हैं दैट यू आर सपोज टू सम दोज आइटम्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है अपने पास, 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लॉजिक लगेंगे, एक तो इसमें सम का लॉजिक लगेगा, ठीक है, और एक इसमें जो लॉजिक लगेगा वो एवरेज का लॉजिक लगेगा। तो ये 2 लॉजिक अपने को इंप्लीमेंट करने हैं। तो सम का लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं एरे की बात कर रहा हूं तो ये मेरा एक एरे है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 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 है। तो इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3 4। अगर मैं इसको सम की बात करूं तो मुझे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा 1 बाय 1 दैट यू आर सपोज टू प्रोसेस इट। तो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, तो वही लॉजिक वही है सारा जो हमने अभी करके हटे हैं वाइल के अंदर। तो एक कंटेनर है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वो 10 आई। तो मैंने 0 + 10 कर दिया। तो इस कंटेनर में वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब इस कंटेनर में वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब मेरे पास अगली वैल्यू आ रही 20। मैंने ये कंटेनर की वैल्यू बाहर निकाली और इसके अंदर ये 20 ऐड करके कहता दोबारा से कंटेनर में डाल दी। तो इसकी वैल्यू अब कितनी बन चुकी है, अब इसकी वैल्यू 30 बन चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है। मैंने इस कंटेनर में से 30 निकाला और 30 के अंदर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, 30 के अंदर 30 ऐड करके कहता 60 करके दोबारा से कंटेनर में ऐड कर दिया। तो कहता ये काम मैं कर रहा हूं, वही लॉजिक कर रहा हूं जो मैंने आपको अभी पिछले एग्जांपल्स में करवाया था जब हमने व्हाइल लूप की। प्लीज समवन इज अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ओके, तो कहता है ये काम मैं करता जा रहा हूं, सेम लॉजिक है जो हमने अभी व्हाइल के अंदर किया था सम का। तो लेकिन इस टाइम पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे है, ठीक है। तो फाइनली एक टाइम आएगा जब ये सारा एरे प्रोसेस हो जाएगा और इसके अंदर वो सम होके लेट्स सपोज ये 100 बन गया, ठीक है। तो आई थिंक ये 100 से थोड़ा ज्यादा बना है, तो 40 30 70 ये 150 बन गया, ठीक है जी, 150 बन गया। तो अब 150 मेरे पास आ चुका है इस कंटेनर में। अब मुझे एवरेज निकालनी है, जब ये काम पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं 150 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो एवरेज आ जाएगी। तो ये तरीका है इसको हैंडल करने का। तो लॉजिक देखो वही है व्हाइल लूप वाला जो हमने अभी किया था पीछे, सम का, कंटेनर में डाला, निकाला, सम किया, दोबारा फिर कंटेनर में डाला, कंटेनर में से निकाला, सम किया, दोबारा फिर कंटेनर में डाला। तो आई थिंक नाउ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि अपने को सम कैसे करना है। तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है जी, और उसकी इनिशियल वैल्यू कर दी 0। अब यहां पे अपने को क्या करना है, वहां पे हम क्या करते थे, सम प्लस इक्वल टू एक्स और रिमाइंडर जो हमने किया था। लेकिन यहां पे किससे वैल्यू मिल रही है, यहां से हमें वो एरे में से वैल्यू मिल रही है, और एरे का नाम क्या है, मार्क्स, ठीक है, और आई। यानी कि तो सबसे पहले इसमें से ये 0 वैल्यू, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू आई, यानी कि 10 आया। फिर आई की वैल्यू 1 हुई तो 20 आया। फिर आई की वैल्यू 2 हुई फिर 30 आया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई फिर 40 आया। फिर आई की वैल्यू 4 हुई फिर 50 आया। तो ये देखो ये वही लॉजिक है सारा। मैंने कितनी आपको पिछली एग्जांपल्स में भी बोला था कि वी आर परफॉर्मिंग द सेम लॉजिक, हम सेम लॉजिक करने वाले हैं, ठीक है जी। तो अब उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमने इसको प्रिंटिंग करनी है। तो सी आउट, तो मैं पहले प्रिंट करवा रहा हूं टोटल सम। तो टोटल सम कितना बना अपना,
ठीक है, टोटल सम कितना बना, तो टोटल सम बना, लेट्स प्रिंट इट दैट द वैल्यू दैट इज इनसाइड द सम कंटेनर। अब उसके बाद अपने को क्या निकालना है, अपने को इसके अंदर से एवरेज निकालनी है। तो मैं एंड लगा रहा हूं सो दैट मेरी एवरेज जो है वो अगली लाइन पे आए। तो एवरेज निकालने का फार्मूला आपको पता है, एवरेज, ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगी, तो एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, तो ये आपकी एवरेज आ गई, ठीक है ना। तो ये लॉजिक था, छोटा सा, कुछ भी नहीं था इसमें। लो जी, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले ये 5 सब्जेक्ट्स के मेरे से नंबर मांगेगा, तो ओके, तो ये थोड़ा प्लीज मुझे बता दिया करो जब मैं सेमीकोलन वोलन मिस कर दूं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हाँ जी, तो अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर देखते हैं। लो जी, ये लो, अभी आपके सामने ये लो, पहली आइटम 10, दूसरे मार्क्स 20, तीसरे 30, चौथे 40, पांचवें 50, और नाउ यू आर गेटिंग टोटल सम इज 150 एंड द एवरेज इज 30, ठीक है जी। तो ये लो जी, एवरेज मार्क्स जो है आपके वो 30 है। अब इसमें दो चीजें सॉल्व होंगी आपकी, देखो ये जो 150 आ रहा है ये आपका टोटल बिल आ रहा है। अब इसी को अगर हम रियल टाइम सिनेरियो में ऐड करें, तो आपने जो पहला प्रोडक्ट खरीदा था वो 10 रुपए का था, दूसरा जो खरीदा है 20 का है, तीसरा जो खरीदा है वो 30 का है, चौथा जो खरीदा है वो 40 का है, पांचवा जो खरीदा है वो 50 का है। तो आपका जो बिल बना है, आपका जो फाइनल बिल बना है, दैट इज 150 रुपीज ओनली। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है ना। तो ये आप इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो दिस वन इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छा चलो एक असाइनमेंट और दे रहा हूं, यू आर सपोज टू परफॉर्म इट, और बहुत अच्छी असाइनमेंट है, ध्यान से सुनना। तो आपने क्या करना है, अब आपने ये सम निकाल लिया, लेट्स सपोज आप एक शॉपिंग कार्ट बना रहे हो, ठीक है, आप उसमें से प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो मान के चलो किसी बंदे ने 4 खरीदे हैं, किसी बंदे ने 5 खरीदे हैं, तो दैट डजंट मैटर। तो आपने 5 का सम करके उसका टोटल बिल दिखाना है 150 रुपीज। लेकिन ये जो टोटल बिल है ये किसमें आना चाहिए, योर टोटल बिल इज 150 ओनली, यस, दिस वन योर असाइनमेंट। बड़ी अच्छी असाइनमेंट है ये, ठीक है। मेरे पास भी इसका कोड नहीं है, अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे तो मेरे पास भी इसका कोड नहीं है। तो मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूं that you are supposed to perform this code, that whatever the bill is there, let's suppose the bill is 150 and you are printing that bill into the words, the total bill is 150 only, okay, like this 150 only। तो ये आपने उसको बिल प्रिंट करके देना है, ठीक है। तो ये आपकी होगी असाइनमेंट। इसमें आपका इफ यूज होगा, इफ यूज होगा, और वही यूज होगा मॉडुलस जो हमने किया है। आपका इफ यूज होगा और वही कॉन्सेप्ट यूज होगा मॉडुलस, सेम, ठीक है। तो मैं आपको एक बात दिखा देता हूं, शायद ये मेरे पास पाइथन में कहीं ना कहीं मैंने बनाया होगा, कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो 2 मिनट वेट करते, देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं कहां पे पड़ा है। फॉर बेसिक माय वर्क डेटा स्ट्रक्चर if else, ये आई थिंक दिस वन, ठीक है। तो इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूं तो आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी व्हाट एग्जैक्टली दैट यू आर सपोज्ड टू डू। ओपन विद नोटपैड। तो ये आपका कोड है जी, ठीक है। ये देखो सारा इफ के साथ ही है, सारा इफ के साथ ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो सारा इफ के साथ ही है। ये देखो, ये मॉडुलस निकाला, ठीक है, ये मॉडुलस 100 के साथ निकाला, 10 के साथ निकाला, ठीक है। तो ये आपका कोड है। तो मैं इसको एक बार चला करके दिखाता हूं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओके, सो द प्रोग्राम इज डिजिट टू इंग्लिश पाई स्पेस, ठीक है। आप देखो कि 2018 में बनाया था मैंने। ओके, सो लेट्स सपोज 153, तो मैंने 153 डाला, तो यू कैन गेट 153। नाउ यू कैन गेट, आप देखो आपके सामने जो आउटपुट आ रही है 153 ओनली, ठीक है। एक बार और चलाते हैं, तो इसको एक बार चलाते हैं। लेट्स सपोज जो आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं वो 5676 रुपीज के हैं, ठीक है। नाउ यू कैन चेक 5676, ठीक है ना। ओके, एक बार फिर चलाते हैं, तो अभी कोई और ऑकवर्ड सा नंबर लेते हैं, 87,600 543,
ठीक है जी, 87,600,543। तो नाउ यू कैन चेक 8 लाख, सॉरी ये मैंने 8 लाख लिखा है, सॉरी। ठीक है जी, 8,76,543। ठीक है जी, तो एक बार फिर चलाते हैं वही वैल्यू के साथ। तो इस टाइम मैं ये लेता हूं 87,654, 87,654। तो ये आपकी असाइनमेंट है। तो आप ये देखो, ये जो कोड बना हुआ है ना, ये मैक्सिमम लिमिट यहां तक लेता है। तो आप छोटी लिमिट के लिए बना लो, ठीक है, तो आपका कोड थोड़ा और इजी हो जाएगा। आप थोड़ी छोटी लिमिट के लिए बना लो, आप 0 से लेकर के 10,000 तक बना लो या 1 लाख तक बना लो। ठीक है, तो जो मेरा कोड है वो इतनी लिमिट तक जाएगा, 999000299, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू आप दोगे उसी को ये कन्वर्ट कर देगा। आप सिर्फ यहां तक ले लो कि 1,000 तक का बना लो या 1 लाख तक का बना लो, ठीक है, या 10,000 तक का बना लो, वो आपके ऊपर है। तो मैं आपको कोड का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्या है। ये देखो, ये करोड़ के लिए, ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आप 1000 के लिए बना रहे हो तो ये है, अगर आप लैक्स के लिए बना रहे हो तो यहां तक कोड है। तो देखो वही है, आपने डिवाइड किया नंबर को, मॉडुलस निकाला, ठीक है, ये अब आपका टास्क है। उसके बाद आपने ये चेक किया, इफ कंडीशन है, इफ है, एल्स इफ है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर ये है, ठीक है, अगर ये करोड़ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो करोड़ में जाएगा, अगर 100 वाली कंडीशन ट्रू होती है तो 100 में जाएगा, 1000 वाली होती है तो 1000 में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है। तो आपका कोड सिर्फ छोटा सा बनेगा, क्योंकि आप अगर 10,000 तक बना लो, मैक्स टू मैक्स आप लाख तक बना लो या 1000 तक बना लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो जितना आप छोटा बनाओगे उतना आपका कोड छोटा बनेगा। ये तो होगी आपकी एक असाइनमेंट। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, ठीक है, अब हम वापस आते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये वाला एवरेज कैसे काउंट करते हैं, तो एवरेज कैसे निकालनी है। तो ये बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है, बड़ा यूजफुल प्रोग्राम। मैंने आपको रियल टाइम यूसेज बता दिया कि इसका रियल टाइम यूजेज क्या है। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी प्लीज बिफोर प्रोसीड फर्दर, क्योंकि हमने वापस उसी एग्जाम्पल पे आना है जो हमने अभी की थी अपनी, वो जो हमने छोड़ी है, कंपेरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। चलो ठीक है जी, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार अपना कॉपी और पेन उठा लो और अपनी असाइनमेंट लिखनी शुरू करो फटाफट से। हाँ जी, प्लीज ओपन योर कॉपी पेन एंड राइट योर असाइनमेंट रिगार्डिंग दिस अरे। हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 1, प्लीज डू फास्ट एंड डू हरी अप। असाइनमेंट नंबर 1, राइट ए प्रोग्राम टू रीड वैल्यूज विद इंडेक्स। ठीक है, विद इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 10, 20, 30, 40 डाला है, ठीक है, मान के चलो ये आपका एरे है, आपने ये डाला है, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। ठीक है, तो आपको जो आउटपुट दिखानी है, 0 इंडेक्स द वैल्यू इज 10, 1 इंडेक्स द वैल्यू इज 20, 2 इंडेक्स द वैल्यू इज 30, 3 इंडेक्स द वैल्यू इज 40। ठीक है, एक तो आपने ये दिखाना है और एक आपने रिवर्स में दिखाना है, 3 इंडेक्स वैल्यू 40, 2 इंडेक्स वैल्यू 30, ठीक है, 1 इंडेक्स वैल्यू 20, 0 इंडेक्स वैल्यू 10। तो ये आपने दो हिस्सों में दिखाना है, एक तो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है जी, पॉजिटिव डायरेक्शन में डेटा को दिखाना है, दूसरा आपको दिखाना है डेटा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये होगी आपकी पहली असाइनमेंट। ठीक है जी, अब दूसरी असाइनमेंट, प्लीज राइट ए प्रोग्राम, ठीक है जी, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द इवन नंबर्स, फाउंड आउट द इवन नंबर्स फ्रॉम एंटायर डेटा। अब इसमें से अगर आपके नंबर है 5, 7, 9, 8, तो इसमें 10, आपको सिर्फ इवन नंबर्स दिखाने हैं, 8 और 10। ठीक है जी, यू आर सपोज टू डिस्प्ले ओनली इवन नंबर, दैट इज द 8 एंड 10। ठीक है, ये आपकी होगी सेकंड प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, राइट ए प्रोग्राम, ये थोड़े डेटा स्ट्रक्चर का आ गया। आप राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन, ये आपकी डेटा स्ट्रक्चर है। अब राइट ए प्रोग्राम टू इंसर्ट एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन इन एरे। ठीक है जी, इन एरे, ये हो गया आपका तीसरा प्रोग्राम। चौथा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है जी,
आपको डिलीट करना है एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। उसके बाद आपका फिफ्थ प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रॉम एरे। ठीक है जी, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रॉम एरे। ठीक है जी, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद है प्रोग्राम नंबर 6, राइट ए प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। ठीक है जी, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। 7th प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम फॉर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो प्लीज डोंट डू गूगल नहीं करना है, बुक्स उठाओ, आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, आपकी डेटा स्ट्रक्चर की बुक उठाओ, मैक्सिमम जो कोड है इसमें वो डेटा स्ट्रक्चर का कोड है, अपनी डेटा स्ट्रक्चर की बुक उठाओ और आप ये सब एक्सपेरिमेंट करने। प्लीज डोंट डू गूगल। कोई वो नहीं है कि हमने तगमा जीतना है जी, गूगल कर लें और हमारा काम हो जाएगा। नो नो नो, प्लीज गूगल करोगे वो अपना नुकसान करोगे। अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम, अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट एल्गोरिदम, देन यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म इट। ये फुकरीबाजी मत करना कि गूगल करके हम क्लास के अंदर दिखा देंगे कि हाँ सर हो गया। अपने आप से करना, अपने आप को धोखा मत देना। ठीक है, ये 7 प्रोग्राम्स हैं दैट यू आर सपोज्ड टू मेक दिस 7 प्रोग्राम्स। अगर आपने ये 7 प्रोग्राम्स बना लिए तो ये लगा के चलो फिर एरे आपके लिए कुछ नहीं है। जो आप भागते आ रहे हो बचपन से एरे से, वो फिर आपके लिए बच्चा है। ठीक है, कल हम करेंगे 2D एरे, तो उसकी भी असाइनमेंट्स मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी 7 असाइनमेंट्स दैट यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म इट। अब बात करते हैं वही प्रोग्राम के ऊपर जहां पे हमने छोड़ा था। तो अगर किसी को इन असाइनमेंट्स में कोई डाउट है तो एक बार मेरे से पूछ लो बिफोर प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन असाइनमेंट्स में किसी को भी कोई शंका है, कोई डाउट है, तो एक बार मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं अब वापस आने वाला हूं उसी प्रोग्राम के ऊपर जो हमने अभी छोड़ा था, जिसकी हमने डिस्कशन की थी कि हम अभी करते हैं एरे को समझने के बाद। हाँ जी प्लीज, हाँ जी प्लीज, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। तो ये आपकी 7 असाइनमेंट दैट यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म दीस 7 असाइनमेंट्स। चलो अब बात करते हैं वो क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का नाम क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, whether the two strings are equal or unequal, that you are supposed to tell. ठीक है सर, we will try our level best to understand this concept, what exactly this is. चलो जी, तो अगर मैं करेक्टर एरे की बात करूं, अब आपको एरे पता है क्या है, अब उसकी टाइप मैं चेंज कर रहा हूं, कैर एरे। ठीक है जी, तो करेक्टर का मतलब मैं करेक्टर एरे ले रहा हूं। लेटर हम डील करेंगे स्ट्रिंग के साथ भी एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट कि स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूं, इसका साइज जो दे रहा हूं वो 10 दे रहा हूं। अब आपको सबको समझ आया 10 का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है, कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी का मतलब क्या है, ये डेटा कैसे स्टोर करता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए, ठीक है ना, अब अगर इसकी बात की जाए तो अगर मैं करेक्टर वाले केस की बात करता हूं, मान के चलो मैंने अपने पहली स्ट्रिंग के अंदर NITIN दे दिया। ठीक है, माई नेम नितिन। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैलिंड्रोम भी है। आप इस तरफ से चालू करो या इस तरफ से चालू करो तो बहुत तरफ से सेम ही आएगा, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो तो ये सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर अपना नाम डाल रहा हूं NITIN, ठीक है, तो इसने कितनी मेमोरी ली? 0 इंडेक्स लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो इसने 4 इंडेक्स अपने पास ले लिए। ठीक है, अब जो बचा है यानी कि 5th बचा है, 6th बचा है, ठीक है जी, 7th बचा है, 8th बचा है, 9th बचा है, तो ये अपने पास बचा है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि हमने 10 साइज दिया था, तो एरे की ये डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो। एरे की डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपने 10 दिया है तो वो 10 मिल चुका है। ठीक है, अब यूज मैं सिर्फ 4 ही कर रहा हूं, तो कहता है मेमोरी तो मेरी वेस्ट हो रही है ना, 4 बाइट ये वेस्ट हुए अगर करेक्टर 4 बाइट लेता है। ठीक है, अगर करेक्टर 2 बाइट लेता है, अगर करेक्टर 1 बाइट लेता है, अगर मैं 1 बाइट लगा के चलूं कि करेक्टर मेरा आर्किटेक्चर में 1 बाइट लेता है, तो मेरी 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट और 5 बाइट, 5 बाइट वेस्ट हुए हैं। ठीक है जी, 5 बाइट का मतलब 5 × 8 40 बिट्स मेरी वेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरी वेस्टेज बहुत होती है एरे के केस में। तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो STL है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे।
प्लीज म्यूट योरसेल्फ, समवन इज अनम्यूटिंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो एरे करेक्टर के केस में क्या है, कहता जब जो बचता है तो उसमें लास्ट में नल करेक्टर आ जाता है, ठीक है, /0, तो इसको बोलते हैं नल करेक्टर, ठीक है, ये नल करेक्टर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेटा है वो सिर्फ यहां तक है, ठीक है, जो डेटा है वो सिर्फ यहां तक है, ठीक है, उसके बाद अगर जो खाली बचता है तो उसमें क्या आ जाता है, ये नल करेक्टर आ जाता है। तो नल का मतलब कि यहां पे कुछ नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली भरता है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एंड में आपको /, ठीक है, और 0 भर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली वो भर देगा / और 0। तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट एज ए नल करेक्टर। तो इसका मतलब कि यहां तक सेशन भरा है और यहां तक बाकी उसके बाद सारा कुछ खाली है। चलो ये तो हो गया क्लियर। अब ऐसे ही मैंने दूसरा लिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग 1 थी, तो सेम मैंने स्ट्रिंग 2 का एरे लिया, ठीक है। तो कहता इसके अंदर जो मैंने वैल्यू भरी है वो वर्मा भरी है, VERMA, ठीक है, 0 1 2 3 4, लास्ट वाला नल एंड सो ऑन। अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मुझे चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है कि नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ये आगे यूज, इसका मैं एक आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यूज केस भी करके बताऊंगा कि इसका यूज केस भी क्या है, ठीक है, दोनों चीजें आज हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि अगर मैं करेक्टर की बात करूं तो ये है। अब अगर मैं इसके लॉजिक की बात करूं तो इसका लॉजिक क्या है, मुझे मैच करते जाना है। अच्छा जी, मैच हुआ नहीं हुआ, यानी कि पहला कैरेक्टर ही मैच नहीं हुआ तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, बात ही खत्म होगी जी, बात ही खत्म होगी, ठीक है ना। अगर पहला ही मैच नहीं हुआ तो डेट्स मीन स्ट्रिंग कभी भी सेम हो ही नहीं सकती, बात ही खत्म होगी। तो ठीक है जी, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट कि सर हमने पहला करेक्टर चेक किया, जहां पे चाहे मान के चलो ये पहला सेम था, ठीक है, पहला सेम था लेकिन दूसरा सेम नहीं है, तो वहीं पे हमने को ब्रेक करना है। जहां पे फर्स्ट स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के बराबर नहीं आती, कहता वहीं पे उसको ब्रेक कर दे, ठीक है जी, वहीं पे उसको ब्रेक कर दे, यानी कि अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे कब जाना है, आगे कब जाना है, आगे तब जाना है कि जब तक ये दोनों सेम होती जा रही हैं। उल्टी बात होगी ना, कहता आगे अपने को कब जाना है, अगर मान के चलो पहली स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग भी ये है, नई TIP, ठीक है जी, तो यहां पे P डाल दिया, तो ये मैच है आगे जाएगा, 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 लेकिन ये मैच नहीं हुआ तो इमीडिएटली ब्रेक कर दे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म होगी, ठीक है जी। ये तो हो गया पहला फंडा, पहली कंडीशन कि आगे कब बढ़ना है, आगे बढ़ना है जब तक ये मैच नहीं हो, जब तक ये मैच हो रही है, ठीक है। और साथ में दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है, जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहली स्ट्रिंग ये है, ठीक है, पहली स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, तो कहीं ये तो नहीं है कि ये स्ट्रिंग खत्म होगी, ठीक है, ये स्ट्रिंग खत्म होगी, यहां पे तो मैच हो गया, देखो यहां पे तो मैच हो गया, लेकिन ये स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। खत्म, जब भी स्ट्रिंग खत्म होती है तो बैक एंड पे क्या आता है, /0 आता है। तो कहता है ये स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, तो जब ये स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है तो कहता क्या जो स्ट्रिंग 1 है नॉट इक्वल टू दिस तो नहीं है, समझ रहे हो बात को, यानी कि कब तक चलना है, दो कंडीशन के ऊपर अब डिपेंड करती है पूरी गेम। पहली गेम कहता जब तक तो बराबर है चलता जा, पहली कंडीशन ये होगी कि जब तक बराबर आ रहे हैं कि बेटा चलता जा, एंड कीप दिस पॉइंट इनटू द माइंड, एंड दिस स्ट्रिंग शुडंट बी नल। तो यानी कि जो आपकी पहली स्ट्रिंग है वो कभी मतलब वो नल ना हो, ठीक है ना, वो नल ना हो। अगर नल है तो इसका मतलब वो खत्म होगी, खत्म होने का मतलब क्या है कि वो दूसरी के साथ मैच नहीं होगी, ठीक है ना। तो दो कंडीशन के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है, बड़ा छोटा सा लॉजिक है इसका, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। कहता स्ट्रिंग, ठीक है जी, स्ट्रिंग ऑफ आई, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ 1 ऑफ आई डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ 2 ऑफ आई, एक तो ये कंडीशन है। कहता अगर तो ये दोनों बराबर होती जाती हैं तो बिल्कुल ठीक है भैया, वो बराबर ही है। एंड का मतलब ये भी कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए,
कहता अगर तो स्ट्रिंग ऑफ 1, ठीक है जी, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ आई, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ 1 ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल, और वो नल नहीं होनी चाहिए। दो चीजें ध्यान से देख लो। कहता है या तो ये चीज, या तो ये कंडीशन, ठीक है जी, ये कंडीशन ट्रू है, और साथ में ये कंडीशन एंड लगाया, और नहीं लगाया, और लगाओगे तो ठीक नहीं चलेगा, कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तब वो कहता मैच होगा कि हाँ भैया ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, ये लॉजिक आपको पूरे नेट पे सर्च मारोगे नहीं मिलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लॉजिक मिलेगा, लेकिन ये बड़ा आसान सा लॉजिक है। वाइल कहता है कब तक चलना है, कहता है ये चीज जब तक चलती जा रही है ना बेटा, इंक्रीमेंट आई को इंक्रीमेंट करता जा, बात ही खत्म, आई को इंक्रीमेंट, बस ये लॉजिक है, सिर्फ ये लॉजिक है। अब देखो, कहता अगर तो ये कंडीशन दोनों की आपकी ट्रू हो रही है एंड जो स्ट्रिंग ऑफ आई है वो नॉट इक्वल टू नल है, तो कहता आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जा, और आई स्टार्टिंग कितना होगा, आई 0 होगा। अगर मान के चलते हैं, कहता स्ट्रिंग ऑफ 0, स्ट्रिंग ऑफ 2 0, स्ट्रिंग ऑफ 1 0 नॉट इक्वल टू नल, तो ये सब कुछ ट्रू हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। स्ट्रिंग ऑफ 1, आई ऑफ 1, ठीक है जी, अगर ये सब फिर ट्रू हो रहा है तो आई की वैल्यू 2 हो रही है। तो अगर तो दोनों केस में वो ट्रू होगा, ठीक है ना, अगर तो दोनों केस में वैल्यू बराबर होगी, अगर तो दोनों केस में वैल्यू बराबर होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा सिनेरियो इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ही नल आ जाएगी, ठीक है ना, जैसे ही नल आ जाएगी वो वहीं पे ब्रेक कर देगा, आगे बढ़ेगा ही कब, जब दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होती जाएंगी, और जहां पे पहली वैल्यू नल आ गई तो इसका मतलब क्या है कि वो खत्म हो चुका है, वो पहली स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, और जब पहली स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट कर चुकी है, और अगर ये पूरी स्ट्रिंग इंप्लीमेंट हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके बराबर थी तभी इंप्लीमेंट हुई है, क्योंकि ये भी कंडीशन लगी हुई है ना साथ में। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो फिर इस पे तो जाता ही ना वो, क्योंकि एंड लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती तो इस पे तो जाता ही ना वो, क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब बाद में इसको चेक करना है इफ, अब यहां पे भी छोटा सा एक डिप्लोमेटिक सा लॉजिक है, इफ स्ट्रिंग ऑफ आई डबल इक्वल्स टू, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ 1 ऑफ आई डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ 2 ऑफ आई, अगर तो ये इक्वल आते हैं तो अपने को क्या लेना है, सेम, एल्स क्या लेना है, नोट सेम, ठीक है। तो ये छोटा सा लॉजिक है। अभी मैं आप इसको रन करके दिखाता हूं, आपको पिक्चर पूरी तब क्लियर होगी, तब पूरी की पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसी में बना रहा हूं, ठीक है, इसी में बना रहा हूं, तो इसको हम कर देते हैं एक बार डिलीट सारे को, ठीक है, इसी में मैं बना रहा हूं। तो अभी एक बार देखते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैर ऑफ str ऑफ 1, ठीक है, तो इसमें जो साइज ले रहा हूं वो मैं 10 ले रहा हूं, ठीक है, इसमें भी जो साइज ले रहा हूं वो 2 में भी 10 ले रहा हूं। तो मुझे चलना कब है, इंट ऑफ आई ले रहा हूं मैं 0, ठीक है जी। तो ये मैंने बेसिक इनिशियलाइजेशन कर ली। तो अब मैं क्या कर रहा हूं आगे, सी आउट ऑफ एंटर स्ट्रिंग 1, ठीक है जी, यूजर से मांग रहा हूं कि बेटा स्ट्रिंग 1 को एंटर कर। सी इन ऑफ, ये आपका लगेगा str1 पे, ठीक है जी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहां पे आपका जाएगा स्ट्रिंग ऑफ 2, ठीक है जी, यहां पे आपका जाएगा स्ट्रिंग ऑफ 2। अब उसके बाद अब मेरी कंडीशन बन रही है, वाइल str ऑफ आई कब तक चलना है, जब तक स्ट्रिंग 1, ठीक है जी, डबल इक्वल्स टू है स्ट्रिंग 2 के, सॉरी स्ट्रिंग 2 ऑफ आई के, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, एंड str ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है जी। तो कहता क्या करना है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो भैया आगे बढ़ आई प्लस प्लस, अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती तो भैया तुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर वाइल लूप में स्ट्रिंग 1 नहीं आएगा यहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे, नहीं, हो गया यहाँ सर, पे, हो गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ओके।
इफ, ठीक है जी, इफ str ऑफ i डबल इक्वल्स टू str, सॉरी यहाँ पे 1 भी लिखोगे, str ऑफ 2 ऑफ i, अगर तो लास्ट वाली वैल्यू दोनों की बराबर, बड़ा बड़ा जबरदस्त लॉजिक है जी ये आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, आपको मिलेगा नहीं, शर्त लगा रहा हूं मैं, ये बड़े दिमाग से बना हुआ लॉजिक है, ठीक है। सी आउट ऑफ बोथ आर, और बड़ा वेल टेस्टेड लॉजिक है ये, बड़ी कंफ्यूजन हुई थी, बन तो गया था लेकिन उसके बाद बड़ी कंफ्यूजन हुई थी कि क्या ये सही काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये काफी यूज केसेस पे टेस्ट किया एंड फाइनली इट वर्क वेरी फाइन। सी आउट ऑफ, क्योंकि नेट पे आप कोड मारोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है, चाहे तो आप इसको याद ही कर लो, अगर आपको दिक्कत आ रही है ना याद कर लो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। ये लो जी, ये लो, ये कोड बन गया, ठीक है, ये कोड बन गया, इसको चला के देखते हैं, देखो चलेगा, मस्त चलेगा। ये लो, और ये लॉजिक अगर आप इंटरव्यू में बताओगे ऐसा, अगर बाकी बंदा टेक्निकली साउंड होगा सामने वाला, तो वो मान जाएगा कि आपने कोड कर रखे हैं, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 पे पहले तो मैं सेम डाल रहा हूं, नितिन, ठीक है जी, नितिन, वाह, बोथ आर सेम, ठीक है जी। अब मैं एक केस और ले रहा हूं जिसमें मैं पहले 3 कैरेक्टर सेम, इसमें सेम डाल रहा हूं, ठीक है, और इसमें देखो अब ये स्ट्रिंग बराबर नहीं है, पहले 3 मैच हो रहे हैं लेकिन अदरवाइज पहली स्ट्रिंग नल हो चुकी है, ये लो जी, नॉट इक्वल, ठीक है। इसको फिर चलाते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाली स्ट्रिंग बड़ी ले रहा हूं, ठीक है जी, नीचे वाली स्ट्रिंग छोटी ले रहा हूं, अब क्या बोलेगा, नो इट्स नॉट इक्वल, ठीक है जी। अब मैं फिर चलाते हैं केस, अब मैं नितिन ले रहा हूं, ठीक है, इसमें नितिन लास्ट वाला कैरेक्टर चेंज कर रहा हूं, यानी कि नितिन एन, यानी NITIN, और उसमें नीति पी, ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको जब मैं एंटर मार रहा हूं तो आप देखना ये बोलेगा नॉट इक्वल, ये देखो, ठीक है। एक केस और लेते हैं, एक केस और लेते हैं, तो इसमें अगर मैं अब कर रहा हूं NIT5, ठीक है जी, N, ठीक है, अब उसमें ले रहा हूं NIT6N, ठीक है। आप देखते हैं, अब बोलेगा नोट सेम, नोट इक्वल, ठीक है जी। अब इसको फिर चलाते हैं एक बार कि कोई और स्ट्रिंग के लिए XXX, ठीक है जी, XXX परफेक्टली वर्किंग, बोथ आर सेम, ठीक है जी। एक और चलाते हैं, कोई भी केस चलाते हैं, 90876, ठीक है, ये 90876, ठीक है जी, बोथ आर इक्वल। तो नाउ दिस कोड इज वर्किंग फाइन, तो मैंने इसको बहुत टेस्ट केसेस पे यूज किया, तो ये सब चल रहा है। आपके माइंड में अगर कुछ आता है कॉम्प्लिकेटेड सा तो आप भी बोलो जी, हाँ जी, एनीवन, पहली स्ट्रिंग क्या लिखें, हाँ बोलो जी, कोई भी बोलो, कोई भी बंदा बोले कि पहली स्ट्रिंग क्या लिखें, तो इसको एक बार वैसे भी चेक कर लेंगे, हाँ जी बोलिए, कोई भी बोलो ना भाई, पहली स्ट्रिंग क्या लिखें, हाँ जी, चलो मैं ही लिखता हूं ITII, ठीक है जी, ITTI, हाँ जी, बोथ आर सेम, नो बोथ आर नॉट सेम, लो जी, दिस कोड इज वर्किंग परफेक्टली, मस्त कोड, छोटा सा कोड और बड़ा सही चल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को आपको दिखाता जाऊं, तो अब साथ में इसकी चलो वैल्यूज भी हम प्रिंट करते हैं, सी आउट ऑफ आई की वैल्यूज भी हम प्रिंट करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कहानी कि कहां तक जाता है वो, बड़ा ऑप्टिमाइज्ड और बड़ा सही कोड है। लो जी, NITIN NIT, ठीक है, तो कहां तक गया, वो सिर्फ जाएगा 0 1 2 तक, क्योंकि उसके बाद ये नल आ गया, ठीक है, ये नल आ गया और ऊपर वाला आई है, यानी कि पहली कंडीशन ही उसकी फेल होगी। अब जब उसकी पहली कंडीशन ही फेल होगी तो अच्छा, इसको कंपाइल दोबारा करते हैं, जब उसकी पहली कंडीशन ही फेल होगी तो वो आगे जाएगा ही नहीं, ये देखो 1 2 3 तक गया, ठीक है ना, 1 2 3 तक गया, तो 1 2 3 तक जाने का मतलब उसने सिर्फ 3 कैरेक्टर चेक किए, 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुकी है वैल्यू, मेमोरी में इंक्रीमेंट हो चुकी है, लेकिन यहां पे नहीं है, ठीक है। तो ये देखो वो 3 कैरेक्टर को सिर्फ चेक कर रहा है, अब 3 कैरेक्टर को जब उसने चेक किया तो आगे वाली ये कंडीशन ही फेल होगी, क्योंकि पहले के अंदर आई है लेकिन यहाँ पे /0 है, तो जब /0 है तो आगे बढ़ना ही नहीं है, और जब आगे बढ़ना नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग 1 डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2 है ही नहीं, ठीक है ना, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 डबल इक्वल्स टू है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो यहाँ तक पहुंच गया लेकिन वहां पे वो सिर्फ वहीं पे खड़ा रहा, तो यानी कि उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही, जब वो वैल्यू बराबर नहीं आ रही तो उसका मतलब क्या है, वो पूरा चला ही नहीं है,
जब वो पूरा चला ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। अब हुआ क्या है, अगर मैं इसको इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो ये मेरा नाम था NITIN, ये किस केस में पूरा चलेगा, ये देखो, ये जब दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी, ये कंडीशन कहती है जब ये दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी ना, तो कर्सर यहां पे आके ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी है, 0 1 2 3 4, तो ये पोजीशन कौन सी है, 4। यानी कि अगर तो ये कंडीशन बिल्कुल सही चल रही है तो कर्सर यहां पे खड़ा हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे आकर के खड़ा हो जाएगा, आई की वैल्यू फोर्थ हो जाएगी। जब आई की वैल्यू फोर्थ होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये पूरा चला है। अब पूरा चला है तो यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम होगी। अगर तो कहता है ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि अगर मैं स्ट्रिंग 1 की और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू देखूं फोर्थ फोर्थ इंडेक्स पे, तो दोनों सेम है। अगर तो कहता है ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब दूसरे केस में हम बात करते हैं। दूसरे केस में कहता है जिस केस में ये वैल्यू पूरी नहीं है, NITIN NIT, ठीक है ना, NIT। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में कहता कहां पे ब्रेक हुआ, तो कहता वो यहां पे ब्रेक हुआ आके, तो यहां पे आके ब्रेक हुआ, यहां पे आके ब्रेक हुआ। अब कहता जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो इस पोजीशन पे कर रहा है, ये पोजीशन कौन सी है, 0 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन है। अब मैं चेक कर रहा हूं जब, क्योंकि ये लूप लूप कट गई, जैसे ही ये सिचुएशन आई, ये लूप कट गई, तो लेकिन कर्सर यहां पे थर्ड पोजीशन पे ब्लिंक कर रहा है। जब कर्सर थर्ड पोजीशन पे ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की अगर तो वैल्यू सेम हो जाती है, मैं चेक कर रहा हूं क्या थर्ड पोजीशन पे दोनों वैल्यू सेम है, कहता नहीं, थर्ड पोजीशन पे दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर कहता थर्ड पोजीशन पे दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये किसी भी हालात में सेम स्ट्रिंग हो ही नहीं सकती, तो ये नॉट इक्वल स्ट्रिंग है। तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक्स और बड़ा जबरदस्त लॉजिक है। ये देखो आप चेक करो, यहाँ पे ये मैच होगी, ये मैच होगी, 1 मैच होगी, 1 मैच होगी, 2 मैच होगी, 2 मैच होगी, लेकिन जब 3 थी कहता वो मैच नहीं हुई, तो यहीं पे लूप खत्म हो गया, यानी कि उसने ब्रेक कर दिया, ये चला ही नहीं आगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। जब ये नहीं हो पाया तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 3 थी। अब मैं नीचे जाकर के चेक कर रहा हूं क्या थर्ड पोजीशन पे, क्या थर्ड पोजीशन पे दोनों वैल्यू सेम है, कहता नहीं सेम है। अगर कहता दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो कहता क्या चलेगा, नॉट इक्वल चलेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम होती तो कर्सर यहां पे ब्लिंक करता, यानी कि अपना काम पूरा हो गया, दोनों वैल्यूज पूरी प्रोसेस होगी, तो यानी कि अपने पास जो कर्सर खड़ा है वो फोर्थ पोजीशन पे खड़ा है। और नीचे जाके मैं चेक कर रहा हूं क्या दोनों फोर्थ वैल्यू सेम है, कहता अगर दोनों फोर्थ वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है, ये जो डिजिट है, ये जो स्ट्रिंग है, कहता बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल स्ट्रिंग। तो ये लॉजिक है, ठीक है, बड़ा आसान सा लॉजिक है, इसकी फोटो खींच लो, चाहे आप अपने पास रख लो। अगर आपको नहीं याद, नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको क्रैम करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़ा आसान सा और बड़ा छोटा सा लॉजिक है, ये आपकी अगली असाइनमेंट सॉल्व कर देगा, यूजर नेम और पासवर्ड वाली, जो लास्ट वाली असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द यूजर नेम और पासवर्ड आर सेम और नॉट। ये हम कल करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट कि यूजर नेम और पासवर्ड सेम है, उसके बाद हम करेंगे एरे वाली, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, प्लीज इसको चाहे तो आप रट्टा ही मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई छोटी सी दिक्कत है तो आप रट्टा मार लो, क्योंकि ये लॉजिक है, बड़ा जबरदस्त तरीके से बनाया गया लॉजिक है, आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज है। और अगला जो मैं करवाऊंगा यूजर नेम और पासवर्ड, वो भी आपको पूरे इंटरनेट पे शायद ही मिले। हाँ जी, ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो बिफोर क्लोजिंग दिस मीटिंग। हाँ जी, है किसी का कोई डाउट और क्वेश्चन? एंड आई होप कि कल आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आओगे, वो एरे वाली, ठीक है। और प्लीज डोंट डू गूगल, गूगल मत करना, इट्स फॉर योर बेनिफिट। अगर गूगल करके आप ले आओगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं लगेगा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। प्लीज डू बाय योर ओन, अपनी डेटा स्ट्रक्चर के बुक ओपन करो, उसमें से वो एल्गोरिथम समझो, एल्गोरिथम समझने के बाद एरे आपको आता है, एरे के अंदर उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। कोशिश करेंगे जब हम लिंक लिस्ट भी करेंगे तो उस टाइम पे भी मैं आपको थोड़ा सा ऐसी चीजें करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। If you don't have any question, please. Okay, I think no one having any question. Okay, thank you for attending this meeting.
हेलो रुचिका। पुष्पाल। पुष्पाल। ਬੋਲੋ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ? ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ।